अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये फाइनल ईयर एंड पीजी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। डी के ए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डी के ए। अब डी के ए जो है वो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये होता कहते हैं कि ये हर पेशेंट को तो नहीं हो जाता, हर डायबिटीज वाले को नहीं होता। फिर किन को ज्यादा होता है? ये टाइप ए वालों को ज्यादा होता है, और स्पेशली टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें होता है। ऐसा नहीं है कि टाइप 2 में नहीं हो सकता, उनमें भी हो सकता है, लेकिन लेस चांसेस होते हैं। और टाइप 2 में हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरस्मोलर स्टेट होती है, जिसको हम पहले हॉक बोलते थे, उसमें ये टाइप 2 में कॉमन है। और उसको भी हम इसी तरह सेम टू सेम मैनेज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो भी साइड बाय साइड हम पढ़ लेंगे। तो डी के सबसे पहले ये है कि डायबिटीज बीएसआर इसकी किसी भी पेशेंट की 200 से ज्यादा हो तब सस्पेक्ट करें, मिलीग्राम पर डेसिलिटर। कीटोसिस यानी कि 3 मिलीमोल से ज्यादा हो, और इसके अलावा या फिर कीटोन यूरिया जो है, जो हम मोस्टली करवाते हैं इमरजेंसीज में पेशेंट के लिए, वो मोर देन 2 प्लस हो कीटोन यूरिया, तब सस्पेक्ट करें दैट इज डीके। ए से एसिडोसिस, एसिडोसिस जब पीएच जो है पेशेंट की लेस देन 7.3 हो तब सस्पेक्ट करें ये डीके है। ठीक है। अब डी के ए एसिडोसिस बीएसआर, कोई भी पेशेंट आपके पास टाइप 1 का 200 से ज्यादा आता है, लेकिन याद रखिएगा जो प्रेगनेंसी में लेवल इतने जरूरी नहीं है। अच्छा, ये भी आप लोग एक कंसेप्ट में रख लें कि बीएसआर के लेवल हाई होने से इसका ये मतलब नहीं है कि डीके सीवियर है। डीके सीवियर के और ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, मैं बताऊंगा कि कौन सी डीके सीवियर होती है, लेकिन बीएसआर 200 से ज्यादा है, सस्पेक्ट करें। तो आइए आप देखते हैं व्हाट आर दी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। एक नॉर्मल पेशेंट है, हेल्दी वेल्दी है, साइकियाट्रिक इशू नहीं है, ईटिंग प्रॉब्लम नहीं है, अगर सही इंसुलिन टेक्निक लगाता है तो उसको डीके में क्यों जा सकता है? इंसुलिन डेफिशिएंसी से ही डीके होता है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो इंसुलिन डेफिशिएंसी है। जब इंसुलिन डेफिशिएंट होगी उसके बाद क्या होगा? लिपोलाइसिस होगी, कीटोजेनेसिस होगी लिवर में, फिर वो कीटोजेनेसिस बॉडी में इतना ज्यादा हो जाएगी कि बॉडी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी। उस एसिडोसिस की वजह से फिर और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, कीटोन यूरिया होना शुरू हो जाएगा, और पेशेंट को अल्टीमेटली कोमा हो जाता है। मोस्ट ऑफ दी टाइम जरूरी नहीं है, कुछ लोग समझते हैं शायद डीके हुआ है जो बेहोश होके है बच्चा, या जो है पेशेंट जो है, इवन बुक में ये भी लिखा हुआ है कि कंसल्टेंट रूम में चल के भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त कोमा हो, इसलिए तो आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। पहले इसको शायद डायबिटिक कोमा कहते थे, अब नहीं, जरूरी नहीं है कोमा। लोग ये ना समझ बैठे कि कोमा होगा तो हम मैनेज करें, नहीं, आप जितनी अर्ली इसको मैनेज करेंगे उतना फायदा होगा। एग्रेसिव मैनेजमेंट होनी चाहिए और डॉक्टर को खुद करनी चाहिए, ये मॉनिटरिंग भी स्टाफों का काम नहीं होता। अच्छा जी, अब हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में थोड़े से देख लेता हूं कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कौन से होते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ये कभी कभी इसका एससीक्यूज में वो पूछ लेता है, और आपसे पीजी से भी वो एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाट आर द नंबर 1 इज मिस्ड इंसुलिन डोज, इंसुलिन डोज मिस करेगा, या फिर इंटरकरेंट में स्ट्रेस, स्ट्रेस लाइक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकते हैं, एमआई हो सकता है, ओके, नमूनिया हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, एमआई साथ हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं डीके वाले पेशेंट की ईसीजी मस्ट होती है, लाजमी करें, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। इवन के यूके में भी 2% मोर्टेलिटी है, डेवलपिंग कंट्री में तो और ज्यादा मोर्टेलिटी होगी। तो मोर्टेलिटी ज्यादा है, इसलिए मोर्बिडिटी, इसके लिए एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और इसमें ईसीजी लाजमी है। ऐसे पेशेंट जो हाई रिस्क होते हैं, जैसे हार्ट फेलियर हो गया, या फिर प्रेग्नेंट हो गया, या ओवरलोड की वजह से जिनकी इश्यूज हो रहे हो, उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, और डायबिटिक आप टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं।
तो ये थे मेन आपके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। अब देखते हैं व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, कि डी के आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा। अब जो मैंने देखे हैं मोस्टली वो पेशेंट आते हैं या तो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, वेट लॉस, थर्स्ट, अब्डोमिनल पेन, फीवर और वोमिटिंग। टिपिकल जो है वो कहते हैं इधर अब्डोमिनल पेन होता है इसी जगह और उल्टियां आ रही हैं, पेट में दर्द है और उल्टियां आ रही हैं। ये है डी की प्रेजेंटेशन। खास तौर पे बच्चों या यंग अडल्ट्स में इस तरह की टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, अब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग। बाकी सारे फीचर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब साइन जब देखते हैं तो पेशेंट क्या होता है, डिहाइड्रेटेड होता है, हाइपोटेंशन, आपको पोस्टरल ड्रॉप मिल सकता है, और इसी तरह पेशेंट को स्मॉल ब्रीदिंग यानी कि रैपिड ब्रीदिंग होगी, और पेशेंट को एसीटोन ब्रेथ, पहले जो क्या करते थे ब्रेथ स्मेल करते होते थे कि एसीटोन ब्रेथ आ रही है या नहीं आ रही, तो वो खास एक फिल्टर इसकी जो स्मेल होती है वो एसीटोन की, वो भी पेशेंट से आ सकती है। तो ये मल्टीपल मतलब ए प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल साइन, ये आप लोगों को पता चल जाए। इवन पेशेंट एंजूरिया, ओलिगूरिया के साथ भी आ सकता है, रीनल फेलियर, प्री रीनल फेलियर भी तो हो सकता है इसमें एक्यूट, क्योंकि ये पेशेंट को आउटपुट कम, डिहाइड्रेशन इतना होती है कि 6 लीटर पानी जो है वो कम हो जाता है, और 400 मेरे ख्याल में सोडियम क्लोराइड, इसी तरह पोटाशियम, ये सारे लॉस हो जाते हैं। अर्ली जो है शुरू में पोटाशियम बढ़ भी सकता है, और उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पोटाशियम बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसलिए पोटाशियम की मॉनिटरिंग भी जरूरी होती है। ये आगे मैं जाकर बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन होता है, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट। इन्वेस्टिगेट देखें, एक डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के लिए इन्वेस्टिगेट करना है पेशेंट को, और मॉनिटरिंग के लिए भी करना है। बीएसआर करते हैं सबसे पहले, वो आप लोगों को पता है डायग्नोसिस के लिए। फिर यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट, अभी बताया था रीनल फेलियर हो सकता है। ईसीजी, अभी कॉन्करेंट एमआई हो सकता है। चेस्ट एक्सरे, अभी बताया निमोनिया हो सकता है, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, पोटाशियम सोडियम दोनों का डिफेक्ट हो सकता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीबीसी तो सबसे पहले करानी चाहिए इन्फेक्शन को देखने के लिए, लेकिन याद रखिएगा हर टाइम सीबीसी में इंक्रीज टीएलसी का काउंट, ये मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन है। स्पूरियस डब्ल्यूबीसी का एक भी कंसेप्ट होता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो फिर भी, क्योंकि हीमो कंसंट्रेशन होती है और स्ट्रेस रिस्पांस से डब्ल्यूबीसी बढ़ सकते हैं, इन्फेक्शन ना भी हो, ठीक है। तो ये भी करा सकते हैं, और कीटोन यूरिन और ब्लड दोनों करवाने हैं, कीटोन यूरिन में भी और ब्लड में भी, लेकिन हम यहाँ यूरिन में कराते हैं मोस्टली। एबीजीज कराने हैं भाई, आर्टिकल ब्लड गैसेस का आपको कैसे एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, बाइकार्ब, वीनस बाइकार्ब करा सकते हैं। तो ये है इन्वेस्टिगेशन जो कि आप लोगों ने हर डीके वाले पेशेंट। अब मैं बताऊंगा व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ सीवियर डीके, और उसके बाद मैं डायरेक्ट मैनेजमेंट में जाऊंगा। इंडिकेटर जो है वो कुछ लिस्ट है, वो सबके माइंड में होनी चाहिए आजकल, ये क्योंकि न्यू डिवेटसन में उन्होंने डाली है, मे भी कोई पूछ न ले, बाकी तो हर चीज पूछ चुके हैं। इंडिकेटर ऑफ सीवियर डीके, नंबर 1 इंडिकेटर इज, क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, नो, और क्या हो सकता है, कीटोनीमिया, कीटोनीमिया, कीटोन्स बॉडी में 6 मिलीमोल से भी बढ़ जाए तो इसको कहते हैं सीवियर डीके। यस, दूसरा बाइकार, बाइकार लेस देन 5 हो जाता है तो ये सीवियर डीके है, और आपने इसको याद रखना है 5 मिलीमोल, ठीक है, 5 मिलीमोल। और इसके बाद थर्ड नंबर पे पीएच है, पीएच लेस देन 7.0 हो जाती है, इतनी ज्यादा पीएच कम होगी तब हम कहेंगे दैट इज सीवियर डीके। फिर है जीसीएस, ग्लास्कोकामस के लेस देन 12 हो, और ये मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस भी होना शुरू हो जाता है, और इतना होना चाहिए। और फिर हाइपरकलीमिया नहीं होता है, इसमें हाइपोकलीमिया होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। वैसे
3.5 से कम हो पोटाशियम, दैट इज सीवियर डीके। ठीक है, और 6 पे है सैचुरेशन, ईआर पे लेस देन 92% हो। फिर है हार्ट रेट, यानी कि पल्स मोर देन 100 हो, ये भी सीवियर डीके को शो करता है। सैचुरेशन है। फिर सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 हो, तो ये सीवियर डीके की निशानी है। या फिर आखिरी ये है कि इनाइन गैप जो है वो 16 से ज्यादा हो, इनाइन गैप मोर देन 16। ये है सारे पैरामीटर इंडिकेटर ऑफ सीवियर डीके। पेशेंट अनकॉन्शियस है, बाइकार्ब उसके 5 मिलीमोल से ज्यादा कम आ रहे हैं, और केटून जो है वो 6 मिलीमोल से ज्यादा है, पीएच 7 से। कभी कभी मैंने देखे हुए हैं ऐसे पेशेंट इमरजेंसी में कि जिसकी हम पीएच कराते हैं 6.9 6.8, इतना सीवियर एसिडोसिस होती है, तो वो सीवियर डीके है। आइए चलते हैं व्हाट इज डीके प्लान। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ डीके। फाइनल ईयर वालों के लिए कितना है ट्रीटमेंट ऑफ डीके, सब ने याद रखना है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये यूक्यू है। नंबर 1 इज आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड लिख देना, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नंबर 2 इंसुलिन, आईवी पंप। ठीक है, नंबर इधर जो है 0.1 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर आर, ये लिख देना। ठीक है, और इसमें तीसरे नंबर पे पोटाशियम रिप्लेसमेंट। ओके, चौथे नंबर पे मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स, बाइकार्ब को आप छेड़ते नहीं है। ठीक है, पांचवें नंबर पे ये आप लोग को फास्फेट कभी कभी रिप्लेस करना होता है, उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ज्यादा ये है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फॉर दी डीवीटी, ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डीवीटी होने के। तो ये है आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। बस फाइनल ईयर के लिए इतना काफी है, ये कोई स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट प्लान पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर वो कहता है मैनेजमेंट प्लान, फिर आपने वो मॉनिटरिंग वाली भी सारी चीजें, अगर कोई बच्चा लिख देगा तो उसको नंबर मिल जाएंगे, वरना सब बच्चों के यही चेक कर रहे होते हैं की में जस्ट यही होता है, अच्छा बच्चे ने ये लिखा ये लिखा ये लिखा, उनको नंबर मिल जाते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट में। आइडियल फ्लूइड कौन सा है? नॉर्मल सलाइन। बीएसआर 250 से कम हो जाए 5% डेक्सट्रोज वाटर। अच्छा जी, और नॉर्मल सलाइन अगर सोडियम 155 से ज्यादा है तो हाफ सलाइन भी दे सकते हैं। तो देते कैसे हैं? इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन, ये है डीके प्लान। अब मैं दे रहा हूं फ्लूइड का। बेसिकली ये होता है अगर बीपी लेस देन 90 है तो आप रश करते हैं, हाफ आवर के अंदर भी आधा लीटर चला जाना चाहिए। अदरवाइज आप 1 घंटे के अंदर, ये फर्स्ट आवर की मैनेजमेंट बता रहा हूं, उसमें 1 लीटर जाना है। 1 लीटर आईवी स्टैट इन फर्स्ट आवर। ठीक है, देन इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन 1 लीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, then injection normal saline 1 liter in 2 hours, then injection normal saline। ये पीजीज ने एग्जामिनर को ऐसे बताना है, लास्ट टाइम आया हुआ था। ठीक है, 1 लीटर इन 4 hours, आपने 6 लीटर रिप्लेस करना है, ये भी याद रखना है। इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन 1 लीटर 4 hours, इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन 1 लीटर इन 6 hours। ये कितने हो गए? 6 लीटर। इफ बीएसआर, ये भी बताना है उसको, लेस देन 252, ऐड 5% डेक्सट्रोज वाटर 125 ml पर आवर अलॉन्ग विद नॉर्मल सलाइन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कुछ कहते हैं नॉर्मल सलाइन बंद कर दो, वो भाई इंट्रासेलुलर को फिल करने के लिए आपके पास
नॉर्मल सलाइन जरूरी होता है कंपार्टमेंट फ्लूइड को फिल करने के लिए। ये नॉर्मल सलाइन जरूरी होता है। आप डेक्सट्रोज देंगे, डिहाइड्रेशन वैसी की वैसी रहेगा। आपको पता है ये तो थर्ड स्पेस में चला जाता है डेक्सट्रोज, तो कुछ भी नहीं बचता उधर इसके अंदर वेसल के अंदर। तो डिहाइड्रेशन आपको करेक्ट करने के लिए नॉर्मल अलोंग विद नॉर्मल, डिवाइडसन में भी यही लिखा हुआ है कंकरेंटली, यानी दोनों इकट्ठे देने हैं, डेक्सट्रोज वाटर और नॉर्मल सलाइन। काफी सारे आप लोग मैनेज भी करते रहोगे, आप लोगों को ये आइडिया भी होगा। ये चलता रहेगा अंटिल जब पेशेंट को फिर ऐसा ऐसा बाद में काम करते रहें, केयरफुल रहें। और सीवीपी लाइन अगर कर रहे थे तो ब्लड प्रेशर का, खास तौर पे जो एमआई के पेशेंट होते हैं, हार्ट फेलियर के होते हैं, रीनल फेलियर के होते हैं या प्रेग्नेंट होते हैं, उनमें सीवीपी लाइन डाल के फिर प्रेशर में क्या करें, फिर फ्लूइड दिया करें। बहुत बड़ा केयरफुल देना होता है, वरना ओवरलोड में चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन रेगुलर आप देते हैं, कुछ कहते हैं पीछे बैकग्राउंड में बेसलाइन भी चलती रहे। 50 यूनिट अब हम कुछ जो है वो 10 या 20 यूनिट स्टैट में भी दे देते हैं। 50 यूनिट इन 100 सीसी या 100 ml नॉर्मल सलाइन एट द रेट ऑफ जितने का बंदे का वेट है, सपोज 60 kg का वेट है, 60 kg, और उसको हम देना है 0.1 इंटरनेशनल यूनिट पर kg पर आवर, तो उसके 6 यूनिट बनते हैं। 6 यूनिट जब बनते हैं तो जब इस तरह 15 यूनिट 100 में डालते हैं तो कितने ड्रॉप पे चलाएंगे, उससे डबल कर दें, यानी 12 ड्रॉप्स पे चलाएं। अगर 70 का केजी का बंदा है तो उसके 7 यूनिट बनेंगे, तो उसको हम 14 ड्रॉप पे चलाएंगे, डबल ड्रॉप। अब 60 केजी का बंदा है एट द रेट ऑफ 12 मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट, ये चला दें। अब इंसुलिन चलती रहे, पंप चलाना है। कुछ कहते हैं सब काटो भाई, जब आपके पास सही कोई इशू तरीका ना हो तो तब मजबूरी है तो सब कट चलाएं। पंप नहीं है या मॉनिटरिंग सही नहीं हो सकती, ब्यूरेट नहीं है, तो फिर आप कर सकते हैं। ऐसे सब कट कभी भी नहीं ठीक होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है बहुत ज्यादा। आईवी इंडिकेशन है, एक तो हाइपरकैलेमिया में आईवी है, दूसरा डीके में आईवी इंसुलिन है, अदरवाइज ऐसे दिया तो पेशेंट भड़क जाएगा। अच्छा, अब बीएसआर कितनी काम करनी है, कुछ मैंने कहीं देखा है वो हर रोज जो है ना डीके में क्या पूछते हैं, इसकी आज शुगर कितनी है। वो अल्लाह के बंदे, हमारा कोई ये कंसर्न नहीं है बीएसआर को काम करना। बीएसआर कितनी काम करनी है हमने डेली, वो हर घंटे में 55 to 1 टाइम। अगर इससे ज्यादा कम होती है तो पंप हमारा फास्ट चल रहा है, ये हमारी डायग्नोसिस सही नहीं है। अगर ऐसा चल रही है, काम नहीं हो रही, इसका मतलब है इन्फेक्शन है, स्ट्रेस है, इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती, इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, कोई मसला नहीं है, ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, फिर डिमांड कम हो जाती है। जब 12-24 घंटे गुजरते हैं फिर 2 to 3 यूनिट पर आवर हो जाती है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, पूरे यूनिट पे फिक्स चलानी है, और फिक्स्ड आपने पंप चलाते रहें अनटिल आपके पेशेंट बायोकेमिकली केमिस्ट्री बिल्कुल ठीक हो जाए, एसिडोसिस रिजॉल्व हो जाए, कीटोसिस खत्म हो जाए और ओरल फ्री हो जाए, फिर सब कट पे शिफ्ट करें। ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसको सब कट पे कब शिफ्ट करते हैं, आप लोग फ्लैट हो जाते हैं। सर जब मेटाबॉलिकली नॉर्मल हो जाएगा और पेशेंट ओरल फ्री हो जाएगा, ओरल इनटेक ठीक होगा, तब हम उसकी सब कट पे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, वो कहेगा कैसे शिफ्ट करते हैं, सर हम ऐसा करेंगे पंप लगा देंगे और इधर से पंप बंद कर देंगे, इधर से सब कट लगा देंगे। वो कहेगा अगर भाई अगर पंप बंद कर दिया, आपने जो सब कट लगाई है रेगुलर, वो 2 घंटे तो एक्शन लेने में लगती है। अगर आपने शॉर्ट एक्टिंग लगाई है फिर भी वो 30 मिनट लेती है एक्शन लेने में। तो आपने इतनी जल्दी पंप, ये जो पंप है ये क्यों बंद कर दिया। अगर ये दोबारा आपका पेशेंट डीके में चला जाएगा, इन हॉस्पिटल डीके इसको कहते हैं, हॉस्पिटल के अंदर डीके हो जाएगा अगर आपने आपका पंप भी चलता रहे और इंसुलिन सब कट 30 मिनट, अगर शॉर्ट है तो 30 मिनट पहले लगा दें, रेगुलर है तो 2 घंटे पहले लगाएं और 2 घंटे के बाद पंप बंद करें, ताकि ये पीक पेस का एक्शन इंसुलिन का पहुंचे। अब मेरे ख्याल में किसी को नहीं भूलेगा। अच्छा जी, फिर आप पेशेंट को भेज देते हैं घर, और डीके वगैरह का। उसका पोटाशियम का क्या चक्कर है, पोटाशियम